आज के इस लेक्चर में हम प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि व्यतिकरण पर आधारित विभिन्न न्यूमेरिकल्स को हम 2 या 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम जिस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं उनसे संबंधित पहले हम कुछ फार्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो व्यतिकरण की घटना में हमने देखा था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब है संपोषी व्यतिकरण वाले स्थानों पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और मिनिमम इंटेंसिटी यानी जहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है वहाँ पर जो तीव्रता है जो न्यूनतम होगी उसका फॉर्मूला था √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर I1 और I2 उन तरंगों की तीव्रताएं हैं जिनके मिलने से व्यतिकरण होगा। इसके अलावा संपोषी व्यतिकरण वाले स्थानों पर आयाम अधिकतम होता है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो था वो था A1 प्लस A2, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड यानी कि न्यूनतम आयाम जो कि विनाशी व्यतिकरण वाले स्थानों पर होगा उसकी वैल्यू थी A1 माइनस A2। A1 A2 अलग अलग तरंगों के आयाम हैं। ये सब बातें आपको ध्यान होगी। यहाँ पर हमने व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या की थी और संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की भी गणितीय व्याख्या की थी। वहाँ पर ये रिजल्ट हमने निकाले थे। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें अक्सर इन तीव्रताओं का रेशियो यानी अनुपात निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, तो इसके लिए या तो हम ये वाली वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। तो ये बनेगा फार्मूला हमारा √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन सकता है। इसके अलावा चूँकि हमने पढ़ा था कि तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमें निकालना है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, तो I मैक्सिमम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम प्रोपोर्शनल A मैक्सिमम स्क्वायर, और A मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है A1 प्लस A2 स्क्वायर। ध्यान दें कि I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर, तो इस फार्मूले से हमारे पास क्या बनेगा, I मैक्सिमम प्रोपोर्शनल A मैक्सिमम का स्क्वायर। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K A मैक्सिमम स्क्वायर। तो A मैक्सिमम की वैल्यू है A1 प्लस A2, इसका स्क्वायर ही आ जाएगा, साथ में K आएगा। सिमिलरली नीचे I मिनिमम के लिए लिखेंगे हम A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी K आएगा, तो K से K कैंसिल हो जाएगा। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम की जो फार्मूला होगा हम इसको लिखेंगे, या फिर हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालने के लिए। तो I मैक्सिमम जो है तीव्रता की अधिकतम वैल्यू है, या हम इसको तीव्रता का उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा भी बोलते हैं। तो अनुपात का फॉर्मूला ये हो गया तीव्रताओं का। इसके अलावा जो व्यतिकरण की घटना में जो हमने देखा था, यंग के डबल स्लिट प्रयोग में हमारे पास ये 2 स्लिटें थी। सामान्यतः स्लिटों की जो चौड़ाई है, जो ये गैप है, ये गैप बराबर रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये स्लिट की चौड़ाई बराबर नहीं है, इस स्लिट की चौड़ाई W1 है, चौड़ाई मतलब ये गैप यहाँ से यहाँ तक, इस स्लिट की चौड़ाई W2 है, तो ये चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी इससे बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो प्रकाश की तीव्रता है वो स्लिट की चौड़ाई के प्रोपोर्शनल होती है। तो इस स्थिति में जो यहाँ से जो तरंग निकलेगी, अगर इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो हम कहेंगे I1 और I2 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा,
W1 अपॉन W2 के। और अगर यहाँ से निकलने वाली तरंग का आयाम है A1, इस तरंग का आयाम है A2, तो चूंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है तो ये इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में जनरली यूज करेंगे। ये तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, और तीव्रता स्लिट की चौड़ाई के समानुपाती होगी तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू W अपॉन W2। इसके अलावा जब व्यतिकरण में जो फ्रिंजें बनती हैं, यहाँ पर सेंटर पर हमारे पास जो है एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी नेक्स्ट, इनके बीच में डार्क फ्रिंज होती है। तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 2D, ये फार्मूला भी हम आज यूज करने वाले हैं। यहाँ पर डी क्या है, डबल स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस है, लैम्डा इस लाइट की वेवलेंथ है जो इन स्लिट से बाहर निकलेगी, और 2D इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। तो इन फार्मूलों का उपयोग हम आज के न्यूमेरिकल में करेंगे। तो हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा कि दो कला संबद्ध स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। यानी दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास, और उनसे जो लाइट आ रही है उनकी इंटेंसिटीज का रेशियो 25:16 है। यानी एक सोर्स से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी I1, दूसरे की I2, और इनका जो रेशियो है वो 25:16 है। और इन प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है और हमें क्या निकालना है, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो इस रेशियो को निकालने के लिए अभी हमने जो फार्मूला बताए थे उनका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर तरंगों के आयाम A1 और A2 हैं तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्या होगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, और ये इक्वल किसके हो गया, 25/16 के। I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, और हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू 5/4। अब देखें I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम कितना था, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5/4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 4 स्क्वायर अपॉन 5 - 4 स्क्वायर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, A1 अपॉन A2 की वैल्यू 5/4 है। इसका मतलब ये नहीं है कि A1 की वैल्यू 5 हो गई और A2 की वैल्यू 4 हो गई। 5/4 का रेशियो है, ये वैल्यू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि A1 की वैल्यू 10 हो और A2 की वैल्यू 8 हो। तो एक्चुअली इसका जो मतलब हुआ यहाँ से A1 अपॉन A2 इक्वल टू 5/4, इट मीन्स हो जाएगा A1 इक्वल टू 5x एंड A2 इक्वल टू 4x। तो जब इस तरह की वैल्यूज को हम यहाँ पर रखेंगे तो x कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ 5/4 को डायरेक्ट लिख दिया है। लेकिन इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस तरह से लिखने का मतलब हो गया कि A1 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू 4 है। ये चूंकि दोनों रेशियो में हैं तो इनके साथ एक जो कॉमन मल्टीपल होगा, जैसे हमने यहाँ पर x ले लिया इस तरह से x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो 5 + 4 इक्वल टू 9, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर I मैक्सिमम और I मिनिमम का जो रेशियो है वो रेशियो हो गया हमारा 81:1। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ फर्स्ट प्रॉब्लम। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों की चौड़ाइयों का अनुपात 4:1 है। व्यतिकरण की घटना में प्राप्त होने वाली दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो।
तो यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था जिसमें जो दो स्लिट थी उनकी चौड़ाइयों का रेशियो है यानी W1/W2 इक्वल टू 4:1 और हमें निकालना क्या है, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता का अनुपात। दीप्त फ्रिंज से मतलब है यहाँ पर जो संपोषी व्यतिकरण में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो, तो हमें आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो निकालना है। तो वही चीज़ें हमें यहाँ से पहले एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो अभी हमने बताया था W1/W2 इक्वल किसके होता है, I1/I2 के, और I1/I2 इक्वल होता है A1² के। तो ये प्रॉब्लम अब सेम प्रॉब्लम नंबर 1 की तरह से हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट A1/A2 इक्वल टू 2/1। तो I मैक्सिमम I मिनिमम इसको हम क्या लिखेंगे, A1 + A2² और A1 - A2²। तो ये हो जाएगा 2 + 1 स्क्वायर 2 - 1 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ 3 मीन्स 9/1। तो ये हो गया हमारे पास I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम इक्वल टू 9:1। ये हमारे पास इसका अनुपात निकल आया। तो इसमें और फर्स्ट क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं था, वहाँ पर जो तीव्रता जो है दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया था, यहाँ पर स्लिट की चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। और चूँकि क्या बताया था हमने कि जो W1/W2 होता है ये इक्वल टू होता है I1/I2 के और ये इक्वल होता है A1² के। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और फिर हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हुई हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 एंड अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में प्राप्त प्रकाश की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25:9 है। यानी यहाँ पर हमें अब जो वैल्यू दी है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, इसकी वैल्यू हमें 25:9 ये गिवन है। और तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं, उनके अलग अलग आयामों और द्विस्लिट की चौड़ाइयों का अनुपात पूछा है। यानी ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जस्ट अपोजिट है। वहाँ पर हमें क्या दिया था, तीव्रताओं का रेशियो दिया था या चौड़ाइयों का रेशियो दिया था और निकालना था I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो। इसमें उल्टा है, I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो दिया है, अब पूछा है I1/I2, A1/A2 और W/W2 हमसे पूछा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, तो आप देखें I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम को क्या लिख सकते हैं हम, A1 + A2² अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर 25/9। इसको क्या लिखेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा A1 + A2 अपॉन A1 - A2 और 5/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3A1 + 3A2, 3 का मल्टीप्लाई इस साइड होगा, इसका मल्टीप्लाई इस साइड होगा, 5A1 - 5A2। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो 3A इधर जाकर हो जाएगा 2A1 और 5A2 इधर आकर के हो जाएगा 5 and 3 8 A2। तो हमें यहाँ से मिलेगा A1/A2 इक्वल टू 8/2 मीन्स A1/A2 इक्वल टू 4/1। तो आयामों का अनुपात तो हमारे पास आ गया, कितना आया, 4/1। अब हमें क्या क्या और निकालना है, तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो तीव्रता का अनुपात क्या होगा, I1/I2 ये इक्वल किसके होगा, A1² A2² के। तो ये हो गया I1/I2, A1 की वैल्यू है हमारे पास 4, A2 की वैल्यू है 1, दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा I1/I2 इक्वल टू 16/1। तो 16:1 तीव्रताओं का अनुपात आ गया।
और हमें क्या निकालना है, दो स्लिट की चौड़ाइयों का अनुपात, मीन्स हमें निकालना है W1/W2। तो एंड W1/W2, क्योंकि W1/W2 किसके इक्वल होगा, I1/I2 के। तो हैंस W1/W2 I1/I2 की वैल्यू आ गई 16/1। तो ये हमें W1/W2 मिल गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रश्न है कि यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 2 mm है। फ्रिंज चौड़ाई मीन्स बीटा इक्वल टू गिवन है 2 मिलीमीटर। केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालिए, यानी जो सेंट्रल फ्रिंज है उससे थर्ड नंबर की डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप जरा आप ध्यान दें कि यंग एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सेंट्रल फ्रिंज मिलती थी। सेंट्रल फ्रिंज हमारी होगी ब्राइट, तो ब्राइट के बाद मिलेगी डार्क D1, और फिर B1 फर्स्ट ब्राइट, फिर D2 सेकंड डार्क, फिर B2 सेकंड नंबर की ब्राइट, फिर D3। ये थर्ड डार्क हो गई। ये फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ध्यान दें, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी बीटा। फिर इस ब्राइट से इस ब्राइट तक कितनी हो जाएगी, बीटा। और फिर एक ब्राइट से नेक्स्ट डार्क, ये कितनी हो जाएगी, बीटा/2। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बीटा प्लस बीटा/2। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है कितना हो गया, बीटा प्लस बीटा/2 मीन्स 2 बीटा प्लस बीटा/2, 2 2 जा 4 + 1 5 बीटा/2। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 5/2, और बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 2 mm। तो 2 mm 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 5 mm। यानी सेंट्रल फ्रिंज से 5 mm पर हमें थर्ड अदीप्त यानी कि डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ। और आज का लास्ट न्यूमेरिकल हम देखें क्या है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयुक्त करने पर दृष्टि क्षेत्र में हमें 20 फ्रिंजें दिखाई देती हैं। यदि इसके स्थान पर हम 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयुक्त करें तो उसी क्षेत्र में हमें कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी। मतलब वो कह रहा है कि पहले हम जो प्रकाश यूज कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ λ1 यानी 6000 एंगस्ट्रॉम है, उसके बाद इस प्रकाश को यूज करने पर हमें कितनी फ्रिंजेस दिख रही हैं, n1 = 20। अब हमें क्या करना है, इसकी वेवलेंथ को चेंज करके 5000 करना है। तो उसी एरिया में अब हमें कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी, ये हमारे पास प्रश्न है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करिए दृष्टि क्षेत्र का मतलब पर्दे का जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है उस हिस्से में फ्रिंजेस बन रही हैं। मान लीजिए कि पहले हमने 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश यूज किया और हमारे पास जो फ्रिंजें बनी इसको हमने थोड़ा ग्राफिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 3 ब्राइट फ्रिंजें बन रही हैं हमारे पास, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ग्राफ है। तो 3 ब्राइट फ्रिंजें हमें दिखाई दे रही हैं। तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी, यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी, इंटेंसिटी मिनिमम है। तो एक डार्क फ्रिंज से दूसरी डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, बीटा। ये डिस्टेंस बीटा, ये डिस्टेंस बीटा, ये डिस्टेंस बीटा। तो हम देख रहे हैं कि अगर 3 फ्रिंजें हमें प्राप्त हो रही हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो 3 बीटा हो जाएगी।
तो इसी तरह से अगर हमें इस डिस्टेंस में n1 फ्रिंजें मिल रही हैं तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, n1 इंटू बीटा 1। बीटा 1 मान लीजिए फ्रिंज विड्थ है। तो अगर हमें यहाँ पर 3 फ्रिंजेस दिख रही हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 3 बीटा 1। अगर 5 दिखेंगी तो 5 बीटा 1। तो हमने कहा n1 फ्रिंजें दिख रही हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, n बीटा 1। अब हमने क्या किया, वेवलेंथ को चेंज कर दिया। वेवलेंथ को चेंज कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी। अब मान लीजिए हमें कुछ फ्रिंजें दिखी, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, डिपेंड करेगा वेवलेंथ पर। तो अगर हम कहें कि अब हमें n2 फ्रिंजेस दिख रही हैं और फ्रिंज विड्थ हो गई बीटा 2, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, n2 इंटू बीटा 2। तो ये दोनों लेंथ इक्वल होनी चाहिए। जितनी डिस्टेंस में पहले n1 फ्रिंजेस बन रही थी उतनी ही डिस्टेंस में n2 फ्रिंजेस बन रही हैं। तो एक फ्रिंज की विड्थ जो है बीटा 1 है, तो n1 फ्रिंज की कितनी हो गई, n1 बीटा 1। यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेज में हम फ्रिंज विड्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगी जिस डिस्टेंस में ये फ्रिंजें मिल रही हैं। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस ये है, सेकंड केस में डिस्टेंस ये है। क्योंकि डिस्टेंस उतनी ही है तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब देखें n1 बीटा इक्वल टू कितना था, d लैम्डा अपॉन 2d। इसको हमने λ1 लिखा। n2 ये है और बीटा 2 हो जाएगा d लैम्डा 2 अपॉन d2। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। क्योंकि यहाँ पर हम ना ही d चेंज कर रहे हैं ना ही 2d चेंज कर रहे हैं, हमने सिर्फ चेंज किया है लैम्डा, इसलिए d दोनों जगह सेम रहा। हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो d और 2d कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा केवल n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2। हमें वैल्यू निकालनी है n2 की, तो ट्रांसपोज करेंगे n2 इक्वल टू n1 λ1 अपॉन λ2। n1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 20। λ1 कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम और λ2 कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम। हमें ये एंगस्ट्रॉम यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों लैम्डा अब जो है डिवाइड हो रहे हैं तो सेम यूनिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे और 5 से ये 4 टाइम, तो 6 इंटू 4 24। इसका मतलब है कि हमें अब 24 फ्रिंजेस दिखाई देंगी। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हुई और आगे की जो प्रॉब्लम है हम जो पार्ट 2 जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे।